नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, गुप्त काल पढ़ रहे हैं। साथियों, हमने गुप्त वंश के सभी शासकों के बारे में जानकारियां अपनी पिछली क्लास में ही जुटा ली है, जैसे कि गुप्त वंश के संस्थापक और आदि पुरुष श्रीगुप्त से लेकर के गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त तक की जानकारियां हमने पहले ही जुटा ली है। आज जानेंगे गुप्तकालीन प्रमुख क्षेत्रों, प्रमुख बिंदुओं के बारे में, जैसे कि साम्राज्य विस्तार जानेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था जानेंगे, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष और रसायन इत्यादि के क्षेत्र में गुप्त काल में कौन कौन से आविष्कार हुए, कौन कौन सी उन्नति हुई, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद कला जानेंगे, मूर्ति कला और मंदिर निर्माण कला। इसके बाद गुप्तकालीन विभिन्न प्रकार की रचनाओं को जानेंगे और उनके लेखकों को जानेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। गुप्त काल का पहले साम्राज्य विस्तार जान लेते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने बिहार में अपनी शक्ति स्थापित की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए तो इन्होंने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि गुप्त काल की जो गुप्त वंश की जो राजधानी थी, क्या थी? गुप्त वंश की राजधानी गुप्त वंश की दो राजधानी थी। पहली राजधानी कहां थी? तो बता दें पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। कहां थी? उज्जैनी। उज्जैनी को गुप्त वंश की राजधानी किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनाया था। ठीक है। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक। गुप्त वंश की दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त प्रथम ने राजधानी बनाया था, जबकि उज्जैनी को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गुप्त वंश की राजधानी बना। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय से गुप्त वंश की दो राजधानियां हो गई। एक तो पहले से पाटलिपुत्र थी और दूसरी उज्जैनी भी हो गई। आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ही हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे, सबसे प्रतापी शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। गुप्त साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। कहां तक? विंध्य पर्वत तक। पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक था। तो ठीक है। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था और यह साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बंगाल का विजय किया था, बंगाल को जीता था। तो ठीक है, ये तो हो गया गुप्त काल का साम्राज्य विस्तार। अब आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में। किसमें आते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था में। तो आपको बता दें कि समूचे गुप्त साम्राज्य को
प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, जिनमें से प्रमुख थी देश एवं मुक्ति। क्या थी? देश एवं मुक्ति। देश एवं मुक्ति, देश एवं भुक्ति। तो ठीक है, गुप्तकालीन साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, जिनमें से जो प्रमुख इकाइयां थीं वो था देश और भुक्ति। फिर भुक्ति को विषय में बांटा गया था। किसमें? विषय में। और विषय को विधि में बांटा गया था। किसमें? विधि। विधि क्या होता था? तो बता दें कि विधि गांवों का समूह होता था। क्या होता था? ग्रामों का समूह। ग्रामों का समूह। ये जो विधि होता था, विधि नामक जो प्रशासनिक इकाई होती थी गुप्त काल में, एक कई ग्रामों का क्या होती थी? समूह होती थी। और इन ग्रामों के समूह को पेठ या मंडल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेठ या मंडल। तो ठीक है, गुप्त कालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, जिनमें से प्रमुख है देश एवं भुक्ति। भुक्ति को फिर विषय, विषय जिसे कि जिला कहते हैं, में बांटा गया था। फिर जिला यानी कि विषय को विधि में बांटा गया था, और विधि जो होता था वो कई ग्रामों का, कई गांवों का समूह होता था, जिसे कि पेठ या मंडल भी कहा जाता था। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। क्या होती थी? ग्राम होती थी। और इसके प्रमुख को, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ग्रामिक कहा जाता था। और एक इकाई और होती थी जो कुटुंब है। कुटुंब मतलब होता है परिवार, कुटुंब। और कुटुंब के प्रमुख को कुटुंबनी कहा जाता था। कुटुंबनी। तो ठीक है, कुटुंब अलग है, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें कि गुप्त काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम होता था, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है। देश का जो प्रमुख होता था गुप्त काल में, देश का जो प्रमुख होता था उसे भोक्ता कहते थे। क्या कहते थे? गोप्ता कहते थे। क्या कहते थे? गोप्ता कहते थे। ठीक है। गुप्त काल में देश के प्रमुख को गोप्ता कहते थे, और भुक्ति के प्रमुख को उपारिक महाराज कहते थे। क्या कहते थे? उपारिक महाराज। उपारिक महाराज कहते थे। विषय का प्रमुख है विषयपति कहलाता था। विधि कई ग्रामों का समूह होता था, जिसे पेठ या मंडल कहा जाता था। गुप्त काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम होता था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। गुप्त काल में जो परिवार होता था, कुटुंब होता था, कुटुंब के मुखिया को कुटुंबनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुटुंबनी कहा जाता था। इसके बाद आते हैं गुप्त काल के विभिन्न क्षेत्र, जिनमें कि नए आविष्कार हुए, उनका अत्यधिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे गणित के क्षेत्र में, फिर ज्योतिष के क्षेत्र में, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, और अंत में जानेंगे भूगोल के क्षेत्र में गुप्त काल में कौन कौन से नए आविष्कार हुए, और इन क्षेत्रों में किन किन लोगों का, किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। तो पहला है गणित। तो दोस्तों, गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में कई नए आविष्कार हुए। क्या हुए? गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में कई नए आविष्कार हुए। आपको बता दें कि गुप्त काल में ही गणित के क्षेत्र में दशमलव प्रणाली, गणित के दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली के सिद्धांत का क्या हुआ? प्रतिपादन हुआ। इसी समय आर्यभट्ट ने पाई के मान एवं त्रिभुज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वृत्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया,
पाई का मान, त्रिभुज और वृत्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, साथ में त्रिकोणमिति दिया। क्या दिया? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो ठीक है, गणित के क्षेत्र में ये सभी आविष्कार हुए। अगर हम बात कर ले ज्योतिष की, तो गुप्त काल में ज्योतिषाचार्य के नाम से जो विख्यात थे वो थे वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे कि पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक, ठीक है ना। तो ये वराहमिहिर की रचनाएं हैं। वराहमिहिर ने गुप्त काल में ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक आविष्कार किए। इसके बाद आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो गुप्त काल में जो सबसे बड़े चिकित्सक थे उनका नाम था धन्वंतरी। क्या नाम था? धन्वंतरी। गुप्त काल में सबसे बड़े चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे। इसी समय हस्तायुर्वेद, क्या? हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की गई, जो हाथियों के रोगों के निवारण से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाथियों के रोगों के निवारण की विधियों से संबंधित है। ठीक है। अगर हम भूगोल की बात करें तो हम आपको बता दें कि भूगोल में ही आर्यभट्ट ने सौर मंडल के बारे में परिकल्पना किया था, बताया था पृथ्वी से सौर मंडल की दूरी कितनी है इत्यादि के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। इसके बाद आते हैं कला में। किसी में आते हैं? कला में। गुप्तकालीन कला में आते हैं। दोस्तों, गुप्त काल आर्थिक रूप से संपन्न एवं समृद्धिवान काल था, समृद्धिवान समय था। यही कारण है कि इस समय के कलाओं में अत्यधिक विकास हुआ। यदि हम बात कर ले मूर्ति कला की, तो गुप्त काल में गंधार कला शैली, गुप्त काल में गंधार कला शैली एवं मथुरा कला शैली के समन्वय से एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, जिसे सारनाथ कला शैली के नाम से जाना जाता है। सारनाथ कला शैली के नाम से जाना जाता है। सारनाथ कला शैली से निर्मित मूर्तियों की एक विशेषता रही है कि उनमें गंधार कला की सौंदर्यता एवं मथुरा कला की आध्यात्मिकता का समावेश किया गया है। आध्यात्मिकता का समावेश किया गया है। तो ठीक है, गुप्त काल आर्थिक रूप से संपन्न काल था। इस समय कला का अत्यधिक विकास हुआ। मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो इस समय मूर्ति कला की नवीन शैली सारनाथ कला शैली का उदय हुआ, जो कि गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली के समन्वय से, के मिलन से हुआ। और सारनाथ कला शैली के अंतर्गत जो मूर्तियां बनाई जाती थीं उनमें गंधार कला शैली की सौंदर्यता एवं मथुरा कला शैली की आध्यात्मिकता पर जोर दिया जाता था। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत भगवान विष्णु की, शैव धर्म के अंतर्गत भगवान शंकर, भगवान गणेश और कार्तिकेय के मूर्ति का निर्माण किया गया। साथ ही में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यम से या बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अंतर्गत गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं। गौतम बुद्ध की सबसे सुंदर मूर्ति बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त होती है, जिसे कि अंग्रेजों ने लंदन के, इंग्लैंड के बर्मिंघम में सजा कर रखा है। तो ठीक है, गुप्त काल में सबसे सुंदर मूर्ति किसकी प्राप्त हुई है? भगवान बुद्ध की प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? तो बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अंग्रेजों ने देखा कि ये बड़ी सुंदर मूर्ति है भगवान बुद्ध की, और उसे ले जाकर लंदन के बर्मिंघम संग्रहालय में रख दिया, सजा दिया है। तो ठीक है, हमने गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में जाना। अब अगर हम बात करें गुप्तकालीन मंदिर की, गुप्तकालीन मंदिर का निर्माण प्रारंभिक चरण में
चैत्यों के आधार पर किया गया, बौद्धों के चैत्यों की तरह। फिर दूसरे चरण में स्तूपों की तरह मंदिर बनाए गए। फिर तीसरे चरण में मंदिरों के छत को समतल रखा गया। और चौथे चरण में मंदिर के छत के ऊपर गुंबज का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? गुंबज का निर्माण किया गया। यानी कि गुप्त काल में पहले चरण के मंदिर चैत्यों के अनुकरण से बनाए गए, दूसरे चरण के मंदिर बौद्ध धर्म के स्तूपों के अनुकरण से बनाए गए, तीसरे चरण के मंदिरों का जो छत होता था वो समतल होता था, और चौथे चरण के गुप्तकालीन मंदिरों में गुंबज रखा गया, उन्हें गुंबजाकार बनाया गया। गुप्तकालीन मंदिरों में चौखट पर यानी कि द्वार पर गंगा और यमुना यानी कि मकर वाहिनी और कूर्म वाहिनी का चित्रांकन किया जाता था। साथ में इन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। प्रदक्षिणा पथ का तो ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है भगवान यानी कि जो भी मूर्तियां होती थी, जिस भी धर्म की मूर्तियां होती थी, उन्हें बीच में स्थापित करके चारों ओर खाली स्थान रखा जाता था और उस मूर्ति की प्रदक्षिणा की जाती थी, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहा गया। गुप्तकालीन मंदिरों में प्रमुख इस प्रकार हैं। देखा जाए तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का विष्णु मंदिर, एरड़ मध्य प्रदेश शिव पार्वती मंदिर, नचना ठाकुर मंदिर, तो ठीक है, ये गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है। कौन कौन? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विष्णु मंदिर, एरड़ मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, शिव पार्वती मंदिर और नचना ठाकुर मंदिर एक गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है। आपको बता दें कि भीमबेटका एवं बाघ की गुफाओं से भी हमें गुप्तकालीन गुफाओं की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, ये हमने गुप्तकालीन कला के बारे में जाना। गुप्त काल में लोहा धातु को ढालने की एक नवीन कला का विकास हुआ और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली लौह स्तंभ जिसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से है। अगर हम गुप्तकालीन प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। गुप्त काल में कई विद्वान हुए, विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में कई प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि कालिदास की लगभग 7 रचनाएं हैं। जैसे पहला है मालविकाग्निमित्रम। विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। चौथी है कुमार संभव। 5वीं है मेघदूत। 6ठी है ऋतु संहार। कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और एक है रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम।
तो ठीक है, ये कालिदास की सभी रचनाएं हो गई। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, उनके नवरत्नों में शामिल थे। इनकी 7 रचनाएं इस प्रकार है: मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। हम आपको बता दें ये तीनों रचनाएं नाटक है। क्या है? नाटक है। इसके बाद कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार और रघुवंशम है, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं तो 2 खंड काव्य है। इसके बाद वात्सायन का कामसूत्र, वात्सायन का कामसूत्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम प्रमुख हैं। और इसके साथ ही साथ शूद्रक का मृच्छकटिकम, शूद्रक का मृच्छकटिकम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। तो ठीक है, ये प्रमुख गुप्तकालीन रचनाएं हैं। कौन कौन सी? कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम इत्यादि। वात्सायन की जो प्रमुख रचना है गुप्तकालीन वो है कामसूत्र। विशाखदत्त की जो प्रमुख रचना है वो है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक की जो प्रमुख रचना है वो मृच्छकटिकम है। और विष्णु शर्मा की जो प्रमुख रचना है वो पंचतंत्र है। तो ठीक है, ये हो गई गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक। दोस्तों, गुप्त काल में कृषि योग्य कई गुप्त काल में कई भूमि होते थे जिनमें कृषि की जाती थी। जैसे कि जिसमें कृषि की जाती थी उस भूमि को क्षेत्र कहते थे। जिसमें कृषि की जाती थी गुप्त काल में उस भूमि को क्षेत्र कहते थे, यानी कि क्षेत्र कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद खिल है। इसके बाद क्या है? खिल है। तो क्षेत्र गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी। इसके बाद खिल गुप्त काल में प्रतिभूमि होती थी। क्या होती थी? प्रतिभूमि। इसके बाद था देवमात्रिक। एक वर्षा से सिंचित भूमि होती थी और एक था अदेवमात्रिक, जो कि वर्षा से सिंचित भूमि नहीं होती थी, बल्कि इसे पानी देकर, बाहर से पानी देकर, कुएं से पानी देकर, ट्यूबवेल से पानी देकर, नहर से पानी देकर सींचा जाता था। तो ठीक है, ये वर्षा सिंचित भूमि नहीं होती थी। देवमात्रिक वर्षा सिंचित भूमि होती थी। खिल प्रतिभूमि होती थी और क्षेत्र कृषि योग्य भूमि होती थी। गुप्त काल में राजस्व का जो प्रमुख आधार था, अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो था भूकर। क्या था? भूकर। गुप्त काल में भूकर कुल उपज का 1/6 भाग होता था और गुप्त काल में भूकर को भाग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? भाग के नाम से जाना जाता था। तो ठीक है दोस्तों, हमने गुप्त काल के बारे में इतना सब कुछ जाना। इस प्रकार गुप्त काल का अंत होता है। तो ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।